नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 के सीनियर जर्नलिस्ट अंकुर त्यागी जी। और आज हम बेहद महत्वपूर्ण मसले पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल ईरान पर इजराइल ने अटैक कर दिया है और इसमें पूरा सपोर्ट अमेरिका का है, बल्कि ये कहें कि अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल है तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बढ़ते गतिरोध के बीच बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही। सवाल ये है कि एक तरफ जब वार्ता चल रही थी तो फिर इस अटैक की ज़रूरत क्या पड़ी? आखिर क्या दो तरफा दबाव अमेरिका इजराइल बना रहे हैं ईरान पर? अब ईरान ने कैसे रिएक्ट किया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझना होगा। चूंकि ईरान केवल अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कई और देश ऐसी स्थिति में आ खड़े होंगे। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे ये पूरी जो स्थिति है बनती हुई नजर आ रही हो? तमाम पहलुओं पर हम समझेंगे। अंकुर जी, लगातार तीनों वार्ताओं पर आपकी नजर रही है और अगर हम कहें इस गतिरोध को आप लगातार शुरुआत से देख भी रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वार्ता तीसरे दौर की वार्ता चल रही थी, फिर अचानक हमें इजराइल अटैक कर देता है ईरान पर? देखिए प्रशांत, जो इसराइल और जी। ईरान का जो हाँ। कॉन्फ्लिक्ट है या ईरान इसराइल की बजाय से अमेरिका से जोड़ें तो वो ज़्यादा हाँ। बेहतर रहेगा। जी। अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी मतलब अरसे से है। हाँ। अब हाल फिलहाल में लोगों को जब हम अटैक होता है तो हमें लगता है कि शायद ये अचानक हुआ है। नहीं, देखिए पिछले 10-15 दिनों से ख़ास तौर पर इतनी बड़ी तेज़ी से तैयारी अमेरिका कर रहा था। उसके जितने भी स्टील्थ फाइटर जेट थे, हाँ। जिसमें रैप्टर भी है, जिसमें उनके F-35 हैं, तमाम जितने उनके बॉम्बर्स और फाइटर प्लेन्स थे वो सारे मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए थे। और ये इमिनेंट था, यानी कि ये उम्मीद या आशंका थी कि अमेरिका या इजराइल के दोनों मिलकर ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई, उनका जो निवास है, जो जहाँ वो रहते हैं ऑफिशियली, वहाँ उसे पूरी तरह तबाह करने की कोशिश की गई। उस पर बम डाले गए और बाकी जगहों पर भी जहाँ पे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, आर्मी के हेडक्वार्टर्स थे, तमाम जगह पर बम डाले गए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ईरान का रिटेलिएशन, यानी कि ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो वो केवल इजराइल तक महदूद नहीं थी या अमेरिकी जंगी बेड़े जो वहाँ पर थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वहाँ तक महदूद नहीं थे। ईरान ने इस बार पिछली बार की सबक लेते हुए जो तमाम ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के, जिसमें कतर, बहरीन, यूएई, दुबई, आबू धाबी, तमाम शहरों को निशाना बनाया। क्योंकि ईरान ने पिछली बार भी ये बात कही थी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को या अपने अरब कंट्रीज़ को कि अमेरिका के साथ अगर जंग होती है तो आप अपने जो हवाई अड्डे हैं या सैन्य बेस हैं या जो मिलिट्री बेस है वो अमेरिका को ना दें या इजराइल को ना दें। लेकिन ऐसा होता आया है कि जितने भी अरब कंट्रीज़ में अमेरिका के बेस हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका बेधड़क करता है, चाहे वो ईरान के खिलाफ क्यों ना हो। तो इस वक्त जो एक तरह से प्रतिवाद आया है, प्रतिहार आया है ईरान की तरफ से, वो तगड़ा है। बिल्कुल, वाक़ई वो बहुत तगड़ा है। और एक साथ 8 जगह पर अगर हम कहें ईरान ने अटैक किया है, अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी जो अगर कहें हम सैन्य बेस जहां बनाए हुए हैं जो अलग-अलग देशों में, उनको सीधे तौर पर टारगेट कर एक मैसेज दे दिया गया है। इजराइल को भी टारगेट किया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा और आपसे समझना चाहूँगा, ईरान के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो कौन-कौन सी कंट्री साथ में खड़ी होंगी? क्या रशिया बैकअप दे सकता है? क्या चीन बैकअप दे सकता है? क्या चूँकि गतिरोध तो अमेरिका का रशिया से भी चल रहा है, चीन से भी चल रहा है। देखिए इसमें प्रशांत, इसका सीधा जवाब है कि हाँ। रशिया और चीन सीधे इस युद्ध में नहीं आएंगे, ना वो आने की हिमाकत करेंगे। और चीन का एक पुराना इतिहास भी रहा है कि चीन कभी भी पर्दे के सामने से हाँ। किसी भी मुल्क को सपोर्ट नहीं करता। जो भी कुछ सपोर्ट होगा वो पर्दे के पीछे होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब पिछले साल जो हमला हुआ था ईरान के ऊपर, उस वक्त हमले के बाद बहुत सारी चीज़ें ईरान ने की। ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया। बिल्कुल। जो टेक्नोलॉजी थी वो सब चीन से, रूस से मिली। ईरान ने S-400 लिया जो रूस से, हाँ। वो भी इंस्टॉल किया। प्लस ईरान ने एक पहले से ही एक रणनीति बनाई है कि जो उसके पास मिसाइलों का ज़खीरा है वो करीब 10,000 के करीब हैं, छोटी बड़ी सब मिलाकर। बिल्कुल। नॉर्मल मिसाइल, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, आप उन्हें कुछ भी कहिए, तो दे आर अराउंड 10,000। उनका इस्तेमाल
किसी भी जंग की सूरत में कैसे करना है, वो उसने स्ट्रेटजी बनाई। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ईरान की टॉप मिलिट्री में कोई मतभेद ना हुए, उनके अंदर कोई मोसाद का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो ये जंग लंबी छिड़ेगी, क्योंकि ईरान इस बार अपने आर्या पार के मूड में है। और जितने भी उसके पास मिसाइलें हैं, वो मुझे लगता है कि वो सब छोड़ना चाहेगा, बशर्ते ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसमें यकजहती हो, उसमें एकता हो। जी, ये बड़ी बात आपने कही कि एकता हो। और दूसरा, लेकिन अभी एक खबर आई थी कि जो टॉप कमांडर है अमेरिकी, माफ़ कीजिएगा, ईरान की जो मिलिट्री का, वो मारा गया था। तो एक मॉरल भी डाउन ऐसे स्थिति में नहीं, होता है। देखिए, जी। जब जंग होती है, जंग की सूरत में तो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो टॉप मिलिट्री कमांडर हों या नॉर्मल कोई सोल्जर्स हों, तो वो तो कभी भी कोई भी शहीद हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिला है कि पहला अटैक इजराइल की तरफ से हुआ, अमेरिकन बेसिस से हुआ, लेकिन उसके बाद जो ईरान ने रेटेलिएट किया है और इजराइल के कुछ शहरों में और दुबई, आबू धाबी में और दोहा में जितने भी मिसाइलें दागी हैं, तो इस बार ईरान ने ये अपनी जो क्लियर है पोजीशन, वो क्लियर कर दी कि भाई जितने भी अरब ममालिक हैं जो अमेरिका का साथ देते आए हैं, या एक तरह से इजराइल का भी एक तरह से इनडायरेक्टली, मतलब साथ, उस तरह से साथ तो नहीं कहेंगे, मतलब उसको मदद पहुंच जाती है उनके जरिए, तो इस बार ईरान आर पार के मूड में है। और तमाम जो उसके पास मिसाइलों का जखीरा है, वो इस बार कम से कम छोड़ने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, आपने रशिया और यूक्रेन युद्ध देखा। ये यूक्रेन बहुत शक्तिशाली नहीं था, बहुत ऐसा नहीं था कि शायद रशिया का सामना कर पाता, लेकिन अभी भी लगातार जंग दोनों के बीच चल रही है। तो क्या ये स्थिति ऐसी है यहाँ पे बैकअप जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि पर्दे के पीछे से चीन सपोर्ट कर सकता है, रशिया भी हो सकता है कि उस भूमिका में आए, तो क्या ईरान को इतने हल्के में इजराइल और अमेरिका को लेना चाहिए क्या? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर ईरान की तरफ से मिसाइलों ने ज़्यादा नुकसान किया आसपास के कंट्रीज़ में, अब जैसे खबरें तो ये भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही है कि ईरान ने अगर बुर्ज खलीफा पे कर दिया अटैक, या कहीं और भी कर दिया, तो एक पूरा मिडिल ईस्ट में एक तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। तो जो सब आप कह रहे हैं कि क्या ये लंबा खिंच सकता है, देखिए, लंबा खिंचे ना खिंचे, ईरान चाहे हार जाए, लेकिन ईरान इस बार उस तरह के मूड में है कि भाई मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगा। तो जितने आसपास के कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका को की पॉलिसीज के साथ कई बार साथ नज़र आते हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। जी। अच्छा, एक चीज़ और, इससे पहले अमेरिका ने प्रयास किया था, खुफिया एजेंसियों के जरिए देश को अस्थिर करने का प्रयास होता है। बांग्लादेश का उदाहरण हमने देखा है, श्रीलंका का उदाहरण हमने देखा है। ये स्थिति ईरान के साथ भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ईरान संभल गया। बिल्कुल प्रशांत, अमेरिका ने इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप का, अगर आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखें, उनका पहला मतलब यही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम ईरान पर जो अटैक है, इसका सिर्फ और एक ही एक मोटो है, रिजीम चेंज। रिजीम चेंज का मतलब है जो वहाँ की मौजूदा हुकूमत है वो वहाँ से हटे, और फिर हम अपना कोई प्रो वेस्ट, प्रो अमेरिकन कोई ईरान का जो नेता है उसको हम वहाँ पे इंस्टॉल करें। तो इस बार तो क्लियर है। पिछली बार थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि भाई हम रिजीम चेंज करेंगे या फिर जो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनको तबाह करेंगे। लेकिन इस बार ईरान ने साफ तौर पर कहा, अमेरिका ने माफ़ कीजिए, साफ तौर पर कहा है कि हम जो हमारा इस जंग का मकसद है वो ईरान में रिजीम चेंज है, यानी कि हुकूमत की बदली है। अमेरिका का रिएक्शन या कहीं उसका जो अंदाज हमने देखा है, एक तरफ आप एक राष्ट्र का प्रमुख उठा लाते हैं, आप वेनेजुएला, जी, वेनेजुएला का, दूसरा आपने इराक का एग्जाम्पल भी देखा है, सद्दाम हुसैन को कैसे ख़त्म किया गया, वहाँ पर दूसरा शासन लाया गया, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण। मालूम है आपको, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ प्रशांत, आपने इराक का नाम लिया, टॉम हॉक मिसाइल है, उनका इस्तेमाल इराक की सरजमी से हो रहा है ईरान के खिलाफ। अब ऐसी बेसिकली क्या है कि इराक में एक अमेरिकन बेस है अभी भी, तो उस बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जा रहा है। क्या बात, मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं ये समझना चाह रहा था, जो इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, क्या वैसी स्थिति अली खामेनी के साथ हैं क्या, या बन सकती एकता पर? अगर ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है और जो तमाम लोग हैं, अगर वो एक पन्ने पर रहे या एक पेपर पर रहे,
तो इस जंग में वो एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं। वो जब अमेरिका के जितने भी सहयोगी कंट्री हैं, कतर, आबू धाबी, अगर वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है तो एक बातचीत की सूरत बन सकती है। मतलब अमेरिका कहेगा चलो पहले बात कर लेते हैं, या ईरान ऐसी पेशकश करेगा चलिए हम बात कर लेते हैं, तो एक सूरत बनती है। लेकिन मेरा जो एक मुझे डर लगता है कि इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो एक रहे, और जो खामनेई है और उनके नीचे जितने भी तमाम नेता हैं वो सुरक्षित रहें, और अपना जो एक लड़ाई है उसको कम से कम 10 दिन तक भी अगर खींचेंगे या 15 दिन तक भी खींचेंगे तो ईरान एक बेटर पोजीशन में होगा बार्गेन करने के। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत बनती है कि भाई ईरान की लीडरशिप में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये फिर जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस जंग के ख़त्म होने की जो तारीख है उस बात पर डिपेंड करेगी कि क्या ईरान अपना पूरा जगीरा जो करीब 10,000 मिसाइल है छोड़ पाएगा। हाँ, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, आखिरी सवाल मान लेते हैं। क्या दो ध्रुवों में स्थिति हो जाएगी क्या? जो स्थिति बन रही है, एक तरफ ईरान और उसके समर्थक देश और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल, गल्फ़ कंट्रीज़ कहाँ होंगी, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ कहाँ होंगी? बहुत सारी अभी भी अमेरिका के साथ हैं। क्या स्थिति होगी? देखिए, अमेरिका जो अगर हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो वो अमेरिका के ज़्यादातर बेसिस है वहाँ पर, तो उनकी मजबूरी भी है, और उनको पहले भी जो पास्ट में आपने देखा कि वो अमेरिका के साथ रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की रूस और चाइना की, वो टेक्निकल सपोर्ट देंगे ईरान को, इस बात में कोई एक तरह से के शक व शुबा नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी उस वक्त भी चीन ने जो सैटेलाइट का सपोर्ट दिया था पाकिस्तान को, वो उससे पाकिस्तान को बड़ी मदद मिली थी। तो इस वक्त भी अगर ईरान और अमेरिका की जो जंग होती है तो जो टेक्निकल सपोर्ट है वो ईरान को रूस और चीन से मिल सकता है, लेकिन जंग अपने खुद के दम पर ही लड़नी होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो पूरा ईरान का जो IRGC है और जो तमाम इदारे हैं वहाँ के जो सैन्य इदारे हैं, जंग उनको ही लड़नी है। टेक्निकल सपोर्ट या कुछ हद तक हथियारों का सपोर्ट वो मिल सकता है। जी, आपने 10,000 मिसाइलों का जिक्र किया, लेकिन हमने देखा है कि जब इजराइल ने एक बार अटैक किया था उसका जवाब भी कई हज़ार मिसाइलों से आया था। हाँ बिल्कुल, हैफा से एक सिटी है इजराइल का, पोर्ट सिटी बोलते हैं बेसिकली, वो एक बंदरगाह है जहाँ इजराइल पूरा दुनिया के साथ अपना व्यापार करता है। वहाँ पर करीब 3 दिन तक आग को बुझाया नहीं जा सका था, वो इतनी भीषण आग लगी थी वहाँ पर। तो अभी भी खबरें हैं कि कुछ जो रिफाइनरीज हैं, पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस हैं जो आसपास के कंट्रीज़ में ईरान के, वहाँ पर भी ईरान ने अटैक किया है। तो ये स्थिति तो मतलब गंभीर होती जा रही है। बिल्कुल, वाकई स्थिति गंभीर हो रही है और लगातार नज़र हमारी बनी रहेगी आखिर क्या इस युद्ध में आगे होगा, या फिर क्या कुछ वाकई वार्ता का कोई रास्ता निकलता है, या फिर वाकई आर पार वाली स्थिति है, चूँकि ईरान भी अब उसी मूड में नज़र आ रहा है। तो आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।